नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार बीके क्लासेज में। मैं ज्ञानेंद्र कुमार धारिया आशा करता हूं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं करंट अफेयर्स के बारे में, और करंट अफेयर में भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों देखेंगे अपना सबसे पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है। हाल ही में किस देश ने दक्षिण चीन सागर दक्षिण चीन सागर के गहरे पानी में पहले शोध केंद्र के निर्माण को मंजूरी दी है। अब आप लोगों को भैया ये पहला शोध केंद्र क्या है? तो देखिए, आपने नाम सुना होगा अंतरिक्ष केंद्र का। जो अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन है, उस स्पेस स्टेशन में क्या है भैया, वहाँ पर अंतरिक्ष के बारे में जो गतिविधियां होती हैं उनके बारे में शोध किया जाता है। ठीक उसी तरह से जो हमारा समुद्र है, तो हमारा समुद्र का रहस्य अभी भी हम सुलझा नहीं पाए, क्योंकि भाई ऐसे उपकरण नहीं है कि हम समुद्र की गहराई में जाकर अच्छे से वहाँ पर शोध कर सकें। तो उसी चीज को समझने के लिए शोध केंद्र के निर्माण को मंजूरी दी गई है। तो किस देश ने दी है? तो देखिए, बात करें भैया चाइना। जैसा कि सबने दिया है दक्षिण चीन सागर, मतलब जो चाइना के दक्षिण वाला हिस्सा है वहां पर समुद्र के अंदर शोध केंद्र की स्थापना की जाएगी। किसके द्वारा की गई? देखिए, वो की गई है चाइना के द्वारा की गई है। अब एक बार थोड़ा चाइना के बारे में देखेंगे। यदि हम बात करें चाइना के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। बात करेंगे यहाँ की मुद्रा, तो चाइना की मुद्रा क्या है? रेनमिनबी चाइना की मुद्रा है। बात करें यहाँ की कैपिटल, तो चाइना कैपिटल है बीजिंग। चाइना की जो कैपिटल है वो बीजिंग है। और बात देखने में भैया इस शोध केंद्र के बारे में कुछ अन्य बातें देखेंगे एक बार। तो देखिए, चीन ने 12 फरवरी 2025 को दक्षिण चीन सागर में गहरे समुद्र में अंतरिक्ष केंद्र बनाने की मंजूरी दी है। जो वही बातें जो मैंने आपको बताई हैं वही यहाँ पर लिखी गई हैं। इसे डीप सी स्पेस स्टेशन नाम दिया गया है। नाम याद रखना आप, डीप सी स्पेस स्टेशन। मतलब डीप का मतलब गहरा, सी का मतलब समुद्र, और स्पेस का मतलब अंतरिक्ष स्टेशन। गहरा समुद्री स्पेस स्टेशन इसको नाम दिया गया है। यह समुद्र की सतह से लगभग 2000 मीटर, समुद्र की सतह से लगभग 2000 मीटर यानी 6560 फुट की गहराई में बनाया जाएगा। इस स्टेशन के 2030 तक चालू होने की क्या है संभावनाएं हैं। देखिए, अब इस स्टेशन के फायदे देख लेंगे। भाई, जब हम समुद्र के अंदर अपना स्टेशन स्थापित कर देंगे तो वहाँ की हम गतिविधियों के बारे में जानकारी ले सकेंगे। दूसरा क्या, जो वहाँ पर तत्व पाए जाते हैं उनके बारे में प्रॉपर नॉलेज मिलेगी। पृथ्वी की गतिविधियों के बारे में नॉलेज मिलेगी। तो वही बात यहाँ पर बताई गई है। सेम मैंने बताया, समुद्री अन्वेषण को बढ़ावा मिलेगा। चीन की भूमि राजनीतिक स्थिति मजबूत होगी। और क्या भैया, चरम समुद्री परिस्थितियों में रियल टाइम प्रयोग किए जा सकेंगे। देख लेंगे भैया चाइना की वर्तमान स्थिति कहाँ पर है। तो देखो, ये क्या पड़ता है, अपना वर्ल्ड मैप है। इस वर्ल्ड मैप में चाइना की जो स्पेस मतलब स्थिति है वो जस्ट भारत के उत्तर पूर्व की दिशा में। भाई, ये वाला हिस्सा है आपको रेड कलर में नजर आ रहा है, ये वाला पार्ट क्या है भैया, ये चाइना है। और जस्ट इसी के जस्ट नीचे जो ये वाला हिस्सा है यहाँ पर, इसे कहते हैं भैया, जो ये इसमें येलो कलर में मैंने आपको टिक करके दिखाया, ये है दक्षिण चीन सागर। फिलीपींस, ताइवान सभी कहाँ पड़ते हैं? इसी दक्षिण चीन सागर में पड़ते हैं। जापान वगैरह दक्षिण चीन सागर क्या भैया, काफी विवादित जगह है। चाइना क्या करना है यहाँ पर? चाइना यहाँ पर किसी को व्यापार वगैरह करने में क्या करता, प्रतिबंधित करता रहता है। इसी कारण दक्षिण चीन सागर इंपोर्टेंट है। चलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है। एक आवाज एक राष्ट्र थीम के तहत पूर्वोत्तर एकता महोत्सव कहां पर आयोजित किया जा रहा है? देखिए, पूर्वोत्तर एकता महोत्सव कहां पर आयोजित किया जा रहा है? क्या थीम भैया? एक आवाज एक राष्ट्र। एग्जाम में थीम पूछी जाती है सीधी, एक आवाज एक थीम किसके द्वारा दी गई है?
दूसरा इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। तीसरा, पूर्वोत्तर एकता महोत्सव की थीम क्या है, सीधा सीधा इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तीसरा, पूर्वोत्तर एकता महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, तीसरे प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पर है। तो कहाँ पर किया जा रहा है भैया, चार ऑप्शन यहाँ पर आपको दी गई हैं। एक आवाज एक राष्ट्र थीम के तहत पूर्वोत्तर एकता महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। तो यदि हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे, वो किया जा रहा है नई दिल्ली में। पूर्वोत्तर एकता महोत्सव कहाँ पड़ता है देखिए, यदि हम बात करें अपने इंडिया की देखो भी, तो इस तरह से क्या होगा अपना इस इंडिया पड़ता अपना, और जो जस्ट ये वाला पार्ट है कौन मेरा भी, जो भारत का ये वाला हिस्सा है ना से इधर का देखेंगे पूर्वोत्तर भारत, जिसमें कौन सा असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम सब यहाँ पूर्वोत्तर भारत में आते हैं। इनको सेवन सिस्टर भी कहते हैं। तो उनकी एकता के लिए महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, कहाँ किया जा रहा है, और नई दिल्ली में किया जा रहा है। चलेंगे दोस्तों अपने इसके बारे में देख लेंगे एक बार थोड़ा सा। देखिए असम राइफल्स और नॉर्थ ईस्ट एसोसिएशन सोशल वेलफेयर नॉर्थ ईस्ट एसोसिएशन सोशल वेलफेयर द्वारा 15 से 20 फरवरी 2025 तक नई दिल्ली में पहली बार एकता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। अब देखिए जो भी काम पहली बार होता वो एग्जाम की दृष्टि से क्या होता, इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है इसमें असम राइफल, इसे हम कहते हैं पूर्वोत्तर का प्रहरी, पूर्वोत्तर का प्रहरी कहते हैं इसको। लेकिन दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, हाल ही में अमेरिका ने बीच में देखिए हाल ही में अमेरिका ने कितने वर्षों में भारत में द्विपक्षीय व्यवहार को दुगना करने के लक्ष्य रखा गया। अमेरिका भारत ने द्विपक्षीय जो व्यापार है उसको दुगना करने का लक्ष्य रखा गया। चार ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 6 वर्ष। देखिए जब इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें वो तो कितना हो जाएगा भैया, 5 वर्ष। अब द्विपक्षीय व्यापार क्या होता है, द्विपक्षीय व्यापार क्या होता है, तो देखिए एक स्थान ए है, एग्जांपल के रूप में हम समझ लेंगे, और एक देश है बी। एक देश तो हो जाएगा जिसका नाम हमने ए रख दिया, एक देश हो जाएगा बी। एग्जांपल के रूप में इस तरह से समझ सकते हैं। अब देखिए भाई दो तरह है, तो भाई एक तो क्या होगा यहाँ पर आयात और निर्यात होता, ये देश तो कहाँ से आयात कर रहा, जो बी के लिए आयात है वो ए के लिए निर्यात हो जाएगा, और जो बी के लिए निर्यात है वो ए के लिए क्या हो जाएगा, आयात हो जाएगा। तो इसी आयात निर्यात की गतिविधियों को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया, मतलब दुगना। यदि मान लो यहाँ पर 10 रुपए का व्यापार हो रहा तो उसे 5 वर्ष में बढ़ाकर कितना करने का लक्ष्य रखा गया, उसे करने का लक्ष्य रखा गया 20 रुपए का। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यदि हम बात करें यहाँ पर दिया गया है अमेरिका और भारत। देखिए अमेरिका ने अभी एक अपनी नई जो नीति है लागू की है, जो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया कि देखिए जो हमारे देश के ऊपर मतलब जितने भी टैरिफ लगाएगा, टैरिफ क्या होता है, हम उसके ऊपर उतना ही टैरिफ लगाएंगे। टैरिफ का मतलब ऐसा होता है कोई चीज भारत में अमेरिका की बिकने के लिए आई, अब वो है तो 20 रुपए की, और 20 रुपए का ही टैरिफ भारत ने उसके ऊपर लगा दिया कि देखिए आप उसे 20 रुपए में नहीं बेच सकते, यदि आप उसको भारत में बेचना चाहते हैं तो आप उसे बेचेंगे 40 रुपए में, उसमें 20 रुपए किसके होंगे, इंडियन गवर्नमेंट के होंगे। तो मतलब जो अमेरिका की चीज है भारत में बिक रही है, अब उसे यहाँ पर बेचने के लिए टैरिफ की व्यवस्था होती है। भाई देख लेंगे एक बार टैरिफ के बारे में। टैरिफ क्या बनता है, व्यापार में थोड़ा बाधक सा बनता है। टैरिफ हेडिंग डाल दें थोड़ी सी, मैं आपको बता दूं टैरिफ क्या होता है। कोई चीज अमेरिका की, उसकी लागत है 20 रुपए, अब वो भारत में बेचने के लिए आई तो भारत सरकार ने उसमें कह दिया कि आप इसे यहाँ 20 रुपए में नहीं बेचेंगे। उन्होंने कहा अमेरिका वालों ने, क्यों भाई, हम इसके ऊपर 20 रुपए टैक्स लगाएंगे। तो वो चीज कितने रुपए की हो जाएगी, 40 रुपए की हो जाएगी। आपके ऊपर देखिए भारत सरकार पागल है क्या, इतना टैक्स उसके ऊपर लगा दिया है। मैंने कहा पागल नहीं है, वो इसलिए लगाती है जिससे भारत के लोग विदेशी सामान को ना खरीद के भारतीय सामान को खरीद लें, क्योंकि भारत सामान के ऊपर टैक्स कम होगा, वो विदेशी सामान के मुकाबले सस्ता पड़ जाएगा। और क्या होगा भैया, हमें निर्यात कम करना पड़ेगा, सॉरी आयात कम करना पड़ेगा। तो ये वस्तु होती है टैरिफ। इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे।
देखेंगे भी अपना इसके बारे में एक बार। देखिए भारत और अमेरिका ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दुगने से बढ़ाकर 500 अरब अमेरिकी डॉलर करने का संकल्प लिया गया। अब देखिए वर्तमान में अमेरिकी राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने भारत को एक प्रस्ताव दिया कि आप हमारा F-35 विमान खरीद लिए, F-35 विमान रक्षा के लिए। वो क्या 5वीं पीढ़ी का विमान है और उस विमान की कीमत पड़ती है लगभग कितने रुपए, लगभग 700 करोड़ रुपए से 1000 करोड़ रुपए के बीच में। अब भारत सरकार है, उनको प्रस्ताव दिया गया भारत सरकार को अमेरिका ने। तो भारत को क्या जरूरत पड़ी इस विमान को खरीदने की, तो देखिए वो 5वीं पीढ़ी का विमान है और अमेरिका ने इसे भारत को बेचने का प्रस्ताव दिया है। इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे बाद में। हालांकि आपको पता होना चाहिए किस देश ने कौन सा प्रस्ताव दिया, तो F-35 विमान को खरीदने का प्रस्ताव भारत को मिला है अमेरिका की तरफ से। नेक्स्ट पॉइंट क्या चलेगा हमने, देखिए हाल में जारी ब्लूमबर्ग की एशिया 2000 सबसे अमीर परिवारों की सूची में कौन सा पहले स्थान पर है। देखिए ब्लूमबर्ग की सूची में कौन सा व्यक्ति सबसे अमीर व्यक्ति की सूची में पहले स्थान पर है, 20 सबसे अमीर व्यक्ति। आप लोगों को भैया 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, शेरावत परिवार, मुकेश अंबानी परिवार, हार्टोनी परिवार या फिर मिस्त्री परिवार। तो यदि आप इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो क्या होगा, तो होगा भैया मुकेश अंबानी परिवार। आप लोगों भैया 1 मिनट रुको, आपने कहा एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति, मैंने कहा लेकिन एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति तो गौतम अडानी हैं, आपने मुकेश अंबानी कैसे रख दिया यहाँ पर। मैंने कहा इस रिपोर्ट की कुछ खास बात होती है, वो क्या होंगी वो देखिए। जो ब्लूमबर्ग रिपोर्ट है, ये ब्लूमबर्ग जो रिपोर्ट है वो केवल उन्हीं व्यक्तियों को अपनी रिपोर्ट में शामिल करती है जिन्हें जो कई पीढ़ी से अमीर हैं। जैसे देखिए मुकेश अंबानी, उनके दादाजी थे वो भी अरबपति थे, पिताजी अरबपति थे, तो मतलब काफी समय से रईस रहे हुए हैं। लेकिन जो गौतम अडानी है उनकी क्या है, केवल भी पहली ही पीढ़ी है रईस होते हुए, तो इस प्रकार से उनको इस सूची में नहीं रखा गया। तो उन्हीं व्यक्ति का इसमें संरक्षण किया जाता जो कई पीढ़ी से मानेंगे। ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी रिपोर्ट लिस्ट में अंबानी परिवार ने टॉप किया। इनका फ्लैगशिप फर्म रिलायंस इंडस्ट्रीज, मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज के सीईओ और चेयरमैन कौन, मुकेश अंबानी। दूसरा जिसे मुकेश अंबानी संभालते हैं। दूसरे नंबर पर देखिए, दूसरे नंबर पूछा जाएगा, दूसरे नंबर पर थाईलैंड का चेरनावत परिवार है। दूसरे नंबर पर थाईलैंड का चेरनावत परिवार है, मतलब गौतम अडानी दूसरे नंबर पे खड़े हैं। आप लोग ये तो गलत बात है। मैंने कहा ये केवल उन्हीं व्यक्तियों को अपने संरक्षण में शामिल करता है रिपोर्ट जो है, जो कई पीढ़ी से रईस हैं। अब देखिए ये मुकेश अंबानी जी की फोटो दी गई है, यहीं पर देखेंगे। चौंकाने वाली बात यह है कि गौतम अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी का परिवार इस लिस्ट में शामिल नहीं है। चौंकाने वाली बात तो है ही भाई, जो व्यक्ति एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति है गौतम अडानी, उस व्यक्ति को इस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। तो उसके कारणों के बारे में पूछा सकता है एग्जाम में। क्या पूछा जाएगा भाई, यह लिस्ट केवल, अब देखना, यह लिस्ट केवल उन परिवारों को शामिल करती है, किन परिवारों को शामिल करेगी, जिनकी पीढ़ियों से चली आ रही विरासत है, जो कई पीढ़ियों से अमीर व्यक्ति हैं, केवल उन्हीं व्यक्तियों को इस लिस्ट में शामिल किया जाता है। गौतम अडानी जो है वो फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन है, इसलिए उन्हें इस रैंकिंग से बाहर रखा गया। तो सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे। आपको क्लियर होगा भैया, गौतम अडानी को इस लिस्ट में क्यों नहीं रखा, मुकेश अंबानी को इस लिस्ट में क्यों नहीं रखा। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं भाई। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए हाल ही में किस ग्रुप के अध्यक्ष को द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं, रिलायंस, महिंद्रा, टाटा, इन्फोसिस। तो देखिए यदि हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या होगा भैया, टाटा ग्रुप के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखर को ये वाली उपाधि दी गई है। देखिए टाटा समूह के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखर को ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट ऑर्डर से सम्मानित
किया गया है। चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखर को सम्मानित किया गया। अब देख लेंगे भैया नटराजन चंद्रशेखर की फोटो है। द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, वास्तव में सेना और नागरिक डिवीजन के, सेना को या नागरिक डिवीजन को भी दिया जाता, अलग अलग 5 वर्गों में दिया जाता है, 5 वर्गों में दिया जाता है। इस सम्मान के तहत भाई ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, पुरुषों को कौन सी उपाधि दी जाती है? इस सम्मान के तहत पुरुषों को नाइट, पुरुषों को नाइट और महिलाओं को दी जाती है डैम की उपाधि। पुरुषों को नाइट और महिलाओं को दी जाती है डैम की उपाधि। आम बोलचाल में क्या था? नाइटहुड, नाइटहुड, और महिलाओं को देती है डैमहुड। भाई एक बार जो थे ना हमारे रविंद्रनाथ टैगोर, उन्हें भी नाइटहुड की उपाधि दी थी, जिन्होंने जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके बाद में नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। तो ये बहुत बार चली आ रही है। चलेगा अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। देखिए हाल में पंचायतों पर जारी डिवोल्यूशन इंडेक्स रिपोर्ट में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? डिवोल्यूशन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? पंचायती राज्यों पर डिवोल्यूशन इंडेक्स में कौन रिपोर्ट में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो देखिए यदि इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो क्या होगा? कर्नाटक। कर्नाटक राज्य है पंचायतों पर जारी डिवोल्यूशन के मामले में शीर्ष पर रहा है। देखिए ये बात की बात है। देखिए ओवरऑल रैंक की बात करें तो इसमें पहले स्थान पर तो कर्नाटक है, दूसरे पर केरला, तीसरे पर तमिलनाडु है। तो पंचायती राज व्यवस्थाओं की बात है यहाँ पर, इसकी पंचायती राज व्यवस्थाओं की यहाँ पर बात हुई है। तो हमारे संविधान का कौन सा भी है? आर्टिकल 40, आर्टिकल 40 पंचायती राज की स्थापना की बात करता है। आर्टिकल नंबर 40 पंचायती राज की स्थापना की बात करता है। भाई 1991 में संविधान संशोधन के तहत 73वें संविधान संशोधन के तहत भारत के अंदर पंचायती राज व्यवस्था को शामिल किया गया, और उसके बाद में 1992 में 74वां संविधान संशोधन के तहत में नगर निगम वाली व्यवस्था को संविधान में शामिल किया गया। वहां पर भी है संविधान के आर्टिकल नंबर 243, आर्टिकल नंबर 243 में पंचायतों का जिक्र किया गया है। तो ये बातें यहाँ पर बताई गई। देखिए अनुच्छेद नंबर 243 से लेकर 243 ओ तक में पंचायती राज से जुड़े प्रावधान है। आर्टिकल नंबर 40 में पंचायती राज की व्यवस्था है। इसे गांधी जी का आर्टिकल भी कहते हैं भैया, क्योंकि जो पंचायती राज की व्यवस्था है वो भारत के अंदर गांधी जी की देन है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जाहिर सी बात है पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे अपने। देखिए हाल ही में एक बार फिर चर्चा में रहे ग्रॉस डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट, देखना ग्रॉस डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट की अवधारणा का उद्देश्य क्या है? अब आपने नाम सुना होगा जीडीपी, आपने नाम सुना है जीडीपी। भैया आपने हमें जीडीपी तो बताया, लेकिन ये जीडीकेपी क्या है, तो क्या इसके उद्देश्य हैं, हम उनके बारे में देखेंगे। ये भी देखिए सांस्कृतिक गतिविधियों का अर्थव्यवस्था में योगदान। अब तो भैया नॉलेज शब्द आ रहा है इसमें, तो सांस्कृतिक कहीं लिखा होगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 तो नहीं है। पारंपरिक गतिविधियों का अर्थव्यवस्था में योगदान को नापना, क्या पारंपरिक व्यवस्थाओं का दिया गया? कहीं नहीं दिया गया भैया। तकनीकी आधारित गतिविधियों का अर्थव्यवस्था में योगदान, अभी नॉलेज की बात है यहाँ पर। नॉलेज का संबंध किससे होगा? ज्ञान से होगा। और बाकी जीडीपी 3 शब्द दिए हैं, जीडीपी इनका मतलब क्या है? अर्थव्यवस्था है। तो अर्थव्यवस्था तो रहेगा, और अर्थव्यवस्था के साथ में ज्ञान शब्द कौन से शब्द जुड़ा हुआ? आपके भैया आपका ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी ज्ञान आधारित गतिविधियों का अर्थव्यवस्था में योगदान को मापना जीडीकेपी कहलाता है। अब देखिए देख लेते हैं जीडीपी और जीडीकेपी में अंतर क्या होता है। जीडीपी और जीडीकेपी में क्या अंतर होता है उनके बारे में देखेंगे। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी और सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद जीडीकेपी में अंतर यह है कि जीडीपी उत्पादन और खपत को मापता है। उत्पादन का कुल मौद्रिक उत्पादन का लागत मूल्य जीडीपी कहलाता है, वो बात तो आपको पता है। दूसरा, जबकि जीडीकेपी ज्ञान के प्रभाव को मापता है। जीडीकेपी किसको मापता है? ज्ञान के प्रभाव को मापता है। अब मैं बता रही सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी क्या है और जीडीकेपी क्या है, आप इनको एक बार देख लेना अपना। बाकी जो मैंने आपको बातें बोल के बताई है सेम बातें यहीं पर लिखी हुई है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, किसने नई दिल्ली में यूनानी चिकित्सा पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? यूनानी चिकित्सा क्या है? यूनान पड़ता कहां पर है? यूनान कहां पर पड़ता है के बारे में देख लेंगे। तो क्या भैया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यूनानी चिकित्सा पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन
यूनानी चिकित्सा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया नई दिल्ली में किया गया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। अभी राष्ट्रपति की बात करें संविधान के कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल नंबर 52 से लेकर आर्टिकल नंबर 61 तक राष्ट्रपति के बारे में सीधे सीधे चलता है। अन्य भी बहुत सारे आर्टिकल जहाँ पर इनडायरेक्ट रूप से राष्ट्रपति का जिक्र किया गया है, राष्ट्रपति की शक्तियों का जिक्र किया गया है, तो वो कौन थे, वो आर्टिकल अलग है। तो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। देखिए भारत की राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू ने यूनानी दिवस पर नई दिल्ली में एकीकृत स्वास्थ्य समाधान के लिए यूनानी चिकित्सा में नवाचार आगे की राह पर विषय का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। यूनान पड़ता कहाँ पर है, अब देखो चाइना, यहाँ पर दिख रहा होगा चाइना, और जस्ट यहाँ पर नीचे दिख रहा होगा म्यांमार, यहाँ पर क्या दिख रहा है म्यांमार, और ये बांग्लादेश है, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश वाला पार्ट है, ये भूटान अरुणाचल प्रदेश वाला पार्ट है, मतलब इंडिया यहाँ पर आ गया। तो चाइना का एक प्रांत है यूनान, चाइना का एक प्रोविंस, यूनान से कहते हैं यूनान प्रोविंस। तो यहाँ की चिकित्सा का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्या किया भैया, आयोजित किया है। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलेंगे, आगे देख लेंगे चाइना की लोकेशन क्या पड़ती है। यहाँ पर चाइना की लोकेशन दी हुई है तो नहीं दी हुई। बच्चों में होने वाले कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु बाल कैंसर दिवस कब मनाया गया, बाल कैंसर दिवस कब मनाया गया। विचार ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं 15 फरवरी, 16 फरवरी, 17 फरवरी, 18 फरवरी। तो यदि हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या होगा, यदि हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे तो वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जागरूकता बढ़ाने हेतु अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया गया है 15 फरवरी को। अब देखिए यहीं पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था बायोलॉजी में, जो कैंसर का अध्ययन है क्या कहलाता, लिख देंगे कैंसर का अध्ययन, कैंसर का अध्ययन वो कहलाता है कीमोलॉजी। कैंसर के अध्ययन को कीमोलॉजी कहते हैं। तो कैंसर होता है भाई जो हमारे सेल्स, जो हमारी होती हैं सेल्स, उन सेल्स का अनियंत्रित विकास क्या कहलाएगा भैया, कैंसर कहलाता। जो सेल्स होती हैं उनका अनियंत्रित विकास कैंसर कहलाता है। देखने में एक बार कैंसर के बारे में, देखिए कैंसर क्या है भाई, जो सेल होती है सेल उनका अनियंत्रित विकास हो जाए। यहाँ पर एक सेल थी, विकास हुआ 2, 2 से 3, 4 और यहाँ पर बढ़ के अनगिनत सेल हो गई, तो क्या होगा, वो कैंसर का रूप धारण कर लेता, मतलब ट्यूमर। किसी सेल का अचानक तेजी से बढ़ना कैंसर का ट्यूमर का रूप लेना ही कैंसर कहलाता है। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट चलेंगे, हाल ही में किस राज्य ने नदी किनारे रहने वालों के लिए नई नदी बंधन योजना का उद्घाटन किया है। तो क्या भैया, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में क्या, तो पश्चिम बंगाल की सीएम कौन है, पश्चिम बंगाल की सीएम है ममता बनर्जी, ममता बनर्जी। राजधानी है की कोलकाता। नेक्स्ट पॉइंट चलेंगे अपने, देखिए हाल ही में किस देश ने भारत को अत्याधुनिक F-15 विमान बेचने की घोषणा की है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। तो किसने किया भैया, फ्रांस, रूस, अमेरिका या फिर जापान। तो F-15 विमान की बेचने की घोषणा किसने की भाई, वो किया अमेरिका ने। अमेरिका ने भारत को अत्याधुनिक F-15 विमान बेचने की घोषणा की है। अब देख लेंगे इस F-15 विमान की क्या खासियत बात है। तो दुनिया का सबसे ताकतवर विमान है, सबसे ताकतवर माना जाता है, सबसे ज्यादा पावरफुल विमान माना जाता है, क्योंकि इस विमान के अंदर लगी हुई है स्टील हेल्थ टेक्नोलॉजी, अब आप भैया स्टील हेल्थ टेक्नोलॉजी क्या है उसके बारे में जरा बताओ। स्टील हेल्थ टेक्नोलॉजी क्या है, हम इसके बारे में बताओ। मैंने कभी आपने नाम सुना होगा रडार, सोनार वगैरह चीजों का नाम सुना होगा भाई। यहाँ पर रडार रखी होती है, ये क्या हुई यहाँ पर ये रडार रखी हुई है, रडार रखी है। यहाँ पर कोई विमान उड़ रहा है, यहाँ पर विमान उड़ रहा है इस तरह से।
और जो रडार होते हैं वो क्या करते हैं, जो रडार होते हैं वो इस तरह से यहाँ पर अपनी किरणें भेजते हैं, रेडियो एक्टिव एंड डिटेक्शन किरणें जो होती है रडार, और ये किरणें यहाँ से जाने के बाद फिर वापस यहाँ तक आती हैं, तो ये क्या है विमान का पता लगाती हैं। लेकिन ये स्टील्थ हेल्थ टेक्नोलॉजी जो है वो क्या करती है, ये किरणें यहाँ से यहाँ तक जाएंगी तो इन किरणों को ये विमान यहीं पर एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब वापस नहीं पहुंचने देगा, तो विमान रडार पे नहीं आता। तो इस टेक्नोलॉजी के कारण यह विमान पकड़ नहीं आता, यह विमान पकड़ में नहीं आता, पकड़ में नहीं आता। और दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल विमान है, इस विमान को 1 घंटे उड़ाने का खर्चा लगभग 30 से 35 लाख माना जाता है। दूसरा सबसे महंगा मतलब 700 करोड़ से लेकर 1000 करोड़ रुपए तक है। तो और अमेरिका इसे उन्हीं देशों को बेचता है जो इसके विश्वास पात्र देश है। भाई F-35 स्टील हेल्थ फाइटर जेट के अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इस फाइटर जेट में स्टील हेल्थ टेक्नोलॉजी होता है ना, स्टील हेल्थ टेक्नोलॉजी लगी हुई है, जिनकी वजह से किसी सेंसर या रडार के लिए इसे ट्रैक करना असंभव है, मतलब किसी रडार की पकड़ में विमान नहीं आता। दूसरा इसके अलावा फाइटर जेट में सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रिक युद्ध इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन सिस्टम लगे हुए हैं। अब देख लेंगे एक बार, देखिए क्या रडार लगे हुए हैं यहाँ पर, ये क्या, ये जो सिस्टम है रडार सिस्टम है। इस रडार सिस्टम के द्वारा विमान को पकड़ा है, ट्रैक किया जाता है, लेकिन ये इसकी पकड़ में नहीं आता, मतलब अंतरिक्ष में उड़ रहा, पता नहीं चलेगा किसी को कि विमान आया, हमला करके चला गया। दूसरा मैं आपको यहाँ पर बताई दी भैया, इस विमान के बारे में जो खास बात थी उन सब के बारे में मैंने आपको यहाँ पर बताई दी। भाई इसकी टेक्नोलॉजी क्या है, कितनी कीमत का है, 1 घंटे उड़ाने का खर्चा कितना है, तो सब बात मैंने आपको बताई दी। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने क्वेश्चंस कंप्लीट करे। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब साथ ही मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।